छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा है। बस्तर, सरगुजा और कांकेर में नोटा पर मतदाताओं ने किया मतदान और 11 लोकसभा सीटों पर नोटा को मिले हैं 1,36,000 से ज्यादा वोट। बस्तर लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बस्तर लोकसभा में 36,000 से ज्यादा वोट नोटा के खाते में गए हैं। सरगुजा में 28,000 से ज्यादा, कांकेर में 18,000 से ज्यादा नोटा को मिले हैं वोट और रायगढ़ चौथे, दुर्ग, राजनांदगांव नोटा में 5वें स्थान पर। तो देखिए अब तो जग जाहिर है छत्तीसगढ़ के नतीजे, 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। लेकिन उसी बीच ये बड़ी दिलचस्प खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा है। बस्तर, सरगुजा और कांकेर में नोटा पर मतदाताओं ने किया है मतदान। 11 लोकसभा सीटों पर नोटा को मिले हैं 1,36,000 से ज्यादा वोट। बस्तर लोकसभा में 36,000 से ज्यादा वोट मिले हैं नोटा के खाते में गए हैं। वहीं सरगुजा में 28,121 तो कांकेर में 18,000 से ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं। रायगढ़ चौथे स्थान पर रहा है तो वहीं दुर्ग, राजनांदगांव नोटा में 5वें स्थान पर। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। रोहित, छत्तीसगढ़ का नतीजा और नतीजे में बीजेपी का जलवा जग जाहिर है, लेकिन ये जो खबर है ये बेहद दिलचस्प है। नोटा का 3 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है ना, और वो भी ऐसे क्षेत्र है जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है उनको। बिल्कुल, देखिए ये तीनों सीट अंजलि जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी। बस्तर की बात हो, कांकेर की बात हो या इसके अलावा सरगुजा की बात हो, यहाँ पर अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को उतारा गया था। लेकिन अगर कांग्रेस और भाजपा दोनों की छोड़ दिया जाए तो कई और राष्ट्रीय पार्टी के, बसपा के, एनसीपी के, सपा के, कई राष्ट्रीय पार्टी के नेता भी यहाँ पर चुनावी मैदान पे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने इन पर भरोसा नहीं जताया है और उनके कुल वोट प्रतिशत के से कई गुना आगे जो है वो नोटा का वोट जो है वो दिखाई दिया है। कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी, भाजपा को ने जो है इन तमाम सीटों पर, चाहे कांकेर की बात करूं, चाहे सरगुजा की बात करूं, चाहे बस्तर की बात करूं, ये तीनों सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आए थे। कांग्रेस को एक बड़ा वोट शेयर मिला, लेकिन इसके अलावा जो तमाम और प्रत्याशी, लगभग 40 से 45 प्रत्याशी इन तमाम सीटों पर चुनावी मैदान पे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन अगर इसको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी को, भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरी राष्ट्रीय पार्टी पर छत्तीसगढ़ के मतदाता जो है वो वोट करते नजर नहीं आए हैं। लेकिन इसके अलावा रायगढ़ और राजनांदगांव और जो हाई प्रोफाइल सीट है, इसके अलावा दुर्ग की बात करूं, रायपुर की बात करूं, तो यहां पे भी नोटा में बड़े वोट शेयर जो है वो दिखाई दिए हैं। राजधानी महापर्व में लोकसभा चुनाव में जब नोटा के खाते में लाखों का वोट चला जाता है तो इसके क्या मायने निकलते हैं रोहित? मायने साफ है कि लोगों के जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा नहीं है। जो दूसरे पार्टियों के जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान पे थे तो उनके छत्तीसगढ़ की जनता उन पर भरोसा नहीं जता रही है। एक बड़ी वजह ये रही है जिसके कारण नोटा पर वोट गिरे हैं और बड़ी संख्या में, लगभग प्रदेश भर में 1,36,000 के से ज्यादा वोट गिरे हैं। तो ये राजनीतिक पार्टियों की भी जो नाकामयाबी है वो कह सकते हैं दिखाई दे रही है कि जनता उन पर भरोसा नहीं जता पा रही है। नाकामयाबी देखी जा सकती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को फिर भी वोट मिले, लेकिन अन्य किसी दल पर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने विश्वास नहीं जताया। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक होनी है दिल्ली में, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी सांसद भी जाएंगे दिल्ली और दिल्ली में आयोजित बैठक में होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां अब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह आने वाले दिनों में कर सकते हैं, दावा पेश कर सकते हैं। कल ही ये भी जानकारी है। तो उसी के बीच कल भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक भी होनी है दिल्ली में, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी सांसद जाएंगे दिल्ली में आयोजित बैठक में होंगे शामिल। अगर मैं बात करूं योगदान की तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने बतौर राज्य बड़ा योगदान दिया है एनडीए की इस बहुमत में। मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। और अब इसी बीच जहां कल दिल्ली में संसदीय दल की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी जीते हुए सांसद भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और बैठक में शामिल होंगे।
तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जीत की। अब बात कर लेती हूँ स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ की जीत की। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटों पर जीत मिली, लेकिन एक सीट पर हार की वही वजह बनी जो कई सीटों पर कांग्रेस की हार की वजह रही। स्थानीय चेहरे की बजाय बाहरी चेहरे को टिकट देना पार्टियों को भारी पड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए उस पर। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, लेकिन बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा फिर भी बरकरार रहा। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने जातीय समीकरणों को साधने के लिए कद्दावर नेताओं को अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे सीट पर चुनाव लड़ाया था। यही वजह रही कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दुर्ग से आने वाले भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़े और हार मिली। दुर्ग से ही आने वाली सरोज पांडे को कोरबा सीट पर चुनाव लड़ाया गया, वहां से उन्हें भी हार मिली। दुर्ग क्षेत्र से आने वाले पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। रायपुर क्षेत्र के पूर्व मंत्री शिवडहरिया जांजगीर चांपा से चुनाव हार गए। दुर्ग क्षेत्र के भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव बिलासपुर गए और बिलासपुर से चुनाव हार गए। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल का कहना है कि स्थानीय बनाम बाहरी जैसा कोई मुद्दा नहीं था। पार्टी ने सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया था। 4 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। उनके जो नजदीकी और खास लोग थे जिन्होंने उन्हें टिकट दिलाई थी, उन्होंने बड़े बड़े नेता, उन सब को भी जनता ने नकारा है। तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी हार हुई है। देखिए, लोकसभा चुनाव में इस तरह के कोई बाहरी भीतरी का ट्रेंड नहीं रहता। अब जनता ने जो जनादेश दिया है वही असली जनादेश है। पार्टियां भले ही कुछ भी कहे, लेकिन हार की बड़ी वजह स्थानीय चेहरा नहीं होना रही। वोटर्स के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ता भी पैराशूट लैंडिंग से खफा नजर आए। टिकट बंटने के दौरान भी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। हालांकि अब दोनों ही दल समीक्षा बैठक कर हार की वजह तलाशेंगे, वही वजह जो शायद जगजाहिर है। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने कमाल किया है, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 10 सीट आई है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में काम कर गया और जिन जिन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर प्रचार किया था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने 50,000 की ज्यादा से लीड से जो है वो चुनाव जीता है। वहीं पर अगर राहुल गांधी की मैं बात करता हूं तो वो जिस सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार किए थे, वहां पर बिलासपुर में जो है वो 60,000 के मार्जिन से जो है वहां के प्रत्याशी हार गए हैं। इसके अलावा जांजगीर में भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ पे काम कर गया। अब कवायद मंत्री को लेकर है, देखते हैं इस पर कब तक निर्णय हो पाता है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। खबर उज्जैन से। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की खबर को विस्तार न्यूज ने भी प्रमुखता से दिखाया था, जिसकी खबर का असर भी देखने को मिला है। जिसके बाद महाकाल मंदिर के अधिकारी हरकत में आए, जहां घटना पर संज्ञान लेते हुए मंदिर प्रबंध समिति की निर्माण इकाई ने रेलिंग लगा दी है, जिससे श्रद्धालु गणेश मंडपम की ओर कूदकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों श्रद्धालु वेंटिलेशन और खिड़कियों से कूदकर जल्दी से दर्शन की लालसा में कूदते हुए नजर आए थे, और अब इस पर, जिसको विस्तार न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उस पर संज्ञान लिया है प्रशासन ने। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसकी खबर का असर भी देखने को मिल रहा है अब। जिसके बाद महाकाल मंदिर के अधिकारी हरकत में आ गए हैं और यहां घटना पर संज्ञान लेते हुए मंदिर प्रबंध समिति की निर्माण इकाई ने रेलिंग लगा दी है, जिससे श्रद्धालु गणेश मंडपम की ओर कूदकर अब प्रवेश नहीं कर सकेंगे। व्यवस्था अब थोड़ी ठीक नजर आ रही है उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में। मध्य प्रदेश के मौसम की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लू के साथ आंधी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम, और रीवा और पृथ्वीपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। तो ये मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मिला जुला सा मौसम रहने वाला है। लू के साथ आंधी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। रीवा और पृथ्वीपुर में रिकॉर्ड तोड़ 45 डिग्री के पार यह तापमान रहा। इसी बीच ग्वालियर से भी इस वक्त की बड़ी खबर। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है।
24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी की वजह से हुई है 4 लोगों की मौत और अंचल में 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चल रहा है तापमान। भीषण गर्मी के कारण अभी तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। तो अभी जहां हम मध्य प्रदेश के मौसम की बात कर रहे थे, मिला जुला मौसम रहने वाला है, तो वहीं ग्वालियर चंबल में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है और मौत की वजह बताई जा रही है गर्मी। वहीं ग्वालियर अंचल में तापमान करीबन 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही चल रहा है। भीषण गर्मी के कारण अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात छत्तीसगढ़ के मौसम की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी रहेगा मिला जुला मौसम, मध्य प्रदेश की तरह ही तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। गर्मी के बीच कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित के जिलों में रहेगी गर्मी और प्रदेश में अधिकतम तापमान कोरबा में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान कोरबा में दर्ज किया गया है। अभी भी 40 डिग्री से नीचे गिरता हुआ ये तापमान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी मौसम का हाल यही है कि मिला जुला मौसम रहने वाला है। बारिश देखने को मिल सकती है। गर्मी तो जारी है ही, तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए हैं और रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं। सूरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। एमपी में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि ग्वालियर चंबल की तस्वीर कुछ और ही कहती है। अभी भी गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्री मानसून चल रहा है, यानी कि बारिश हो रही है, आंधियां भी चल रही हैं, लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर 45 डिग्री तक पारा चल रहा है। आपको बता दें अंजलि कि रीवा में 45 डिग्री पारा है, वहीं निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 45 डिग्री से पारा चल रहा है। ग्वालियर चंबल इलाके में भी लगभग 44 से 45 डिग्री पारा चल रहा है, यानी 40 डिग्री से ऊपर पारे की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी कई जिले ऐसे हैं जहां से 40 डिग्री से ऊपर पारा चल रहा है। वहीं राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी गई है, यानी तापमान काफी लुढ़का है। और कल के तापमान की अगर बात करें अंजलि, तो कल लगभग 36 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। ऐसे में माफ कीजिएगा, ऐसे में भोपाल, राजधानी भोपाल और इंदौर समेत 31 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी यहाँ पर प्री मानसून में बारिश हो सकती है। क्योंकि अगर मानसून की बात करें तो मानसून मध्य प्रदेश में 15 तारीख तक पहुंचेगा और राजधानी भोपाल में 19 से 20 तारीख तक पहुंचेगा। लेकिन मानसून आने से पहले लगातार कई जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी झुलसा रही है, लोगों को भीषण गर्मी पड़ रही है और अभी भी राहत लोगों को नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे जहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और ग्वालियर चंबल उनमें से एक है। मैं बात कर लूं अगर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में किन जिलों में राहत मिलती नजर आ रही है और किन जिलों में भारी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है? रोहित। बिल्कुल, देखिए अलग अलग पैच में जो बादल पहुंच रहे हैं प्री मॉनसून एक्टिविटी से कहा जाएगा और इसके चलते कुछ रायपुर के ज़िले हैं जहां पर राहत मिल रही है। कुछ अगर मैं बात करूं बिलासपुर संभाग के ज़िले हैं जहां पर राहत मिल रही है। सरगुजा संभाग पर भी बीते दिन कल जो बारिश है वो देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो गर्मी का तापमान जो है वो तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस कल बीते दिन कोरबा में दर्ज किया गया, जो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रायपुर भी काफ़ी गर्म रहा, 42 से 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दर्ज किया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उतार और चढ़ाव का जो मानसून है तापमान है उसके उतार चढ़ाव का जो दौर है वो जारी है और लगातार अब कुछ हिस्सों में जो है बारिश हो रही है। और जब तक मानसून एक्टिविटी, मानसून प्रवेश नहीं करता, जिसके लिए लगभग 15 तारीख बताया जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास में मानसून बस्तर के रास्ते प्रवेश करेगा, तब तक इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा। बिल्कुल, मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। तापमान कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। ऐसे में अब इंतजार सिर्फ मानसून की दस्तक का है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से। जबलपुर में आज मनाया जाएगा नो फ्लाइंग डे। आज हवाई यात्रा ना करने की अपील की गई है और डुमना एयरपोर्ट पर शहरवासी देंगे धरना। रैली निकालकर एयरपोर्ट के सामने देंगे धरना। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का शहर हुआ लामबंद और पूरे महाकौशल के लोगों का मिल रहा है इस चीज को लेकर समर्थन। जबलपुर से लगातार घटी है फ्लाइट्स की संख्या, तो आज जबलपुर में मनाया जा रहा है नो फ्लाइंग डे, जिसके चलते आज हवाई यात्रा ना करने की अपील की जा रही है। डुमना
पटना एयरपोर्ट पर शहरवासी इस चीज को लेकर धरना देंगे, रैली निकालकर एयरपोर्ट के सामने देंगे धरना। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर शहर हुआ है लामबंद और पूरे महाकौशल के लोगों को मिल रहा है समर्थन। और जबलपुर से लगातार घट गई है फ्लाइट्स की संख्या। मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़ गए मेरे साथ फोन लाइन पर। दुर्गेश, नो फ्लाइंग डे, क्या कुछ मायने हैं इस दिन को मनाने के? बिल्कुल अंजलि, देखिए इस दिन को मनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जबलपुर के डुमने एयरपोर्ट से एक समय था जब 15 से ज्यादा फ्लाइटें रन करती थी और देश के लगभग हर बड़े शहर से एयर कनेक्टिविटी थी। लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में ऐसा हुआ है कि लगातार फ्लाइट्स की संख्या कम हुई है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े शहर हैं यानी कि मुंबई जैसे शहर तक के लिए भी जबलपुर से फ्लाइट नहीं है, जबकि जबलपुर डुमना एयरपोर्ट का 450 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण किया गया है, अत्याधुनिक बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद फ्लाइट ना होने की वजह से यात्रियों के लिए ये एयरपोर्ट किसी काम का नहीं है। और यही वजह है कि जबलपुर की वायु सेवा संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 1 महीने से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है कि आज 6 जून को नो फ्लाइंग डे मनाया जाए। पूरे महाकौशल वृंद के हवाई यात्रियों से अपील की गई है कि आज कोई भी हवाई यात्रा ना करे, जिनकी टिकट्स हैं वो कैंसिल करा दे, क्योंकि ये लड़ाई इस वजह से है कि जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए। इसके बनस्बत हम भोपाल, इंदौर या ग्वालियर की बात करें तो वहां पर लगातार एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, फ्लाइट की संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर लगातार घटी है। तो इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को झटका लगा है, व्यापारी जगत को झटका लगता है। जो मरीज बाहर जाके इलाज कराना चाहते हैं तो जबलपुर में कम होती है एयर कनेक्टिविटी के विरोध में ये नो फ्लाइंग डे मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर सूरजपुर से मिल रही है। सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे बुजुर्ग। मृतक के परिवार को तात्कालिक सहायता राशि दी गई है और लटोरी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर से निकलकर ये घटना सामने आ रही है जहां पर हाथी ने बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे बुजुर्ग, जहां पर हाथी ने उन पर हमला कर दिया। मृतक के परिवार को तात्कालिक सहायता राशि दे दी गई है। लटोरी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाथियों का आतंक लगातार देखा जा रहा है उस क्षेत्र में और इसी बीच ये नई जानकारी, नई खबर निकलकर सामने आ रही है। सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। हालांकि तात्कालिक सहायता राशि प्रदान कर दी गई है मृतक के परिवार को। और सिमी संगठन से जुड़े मामलों की आज होगी जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में आज लगेगी सिमी ट्रिब्यूनल की विशेष अदालत। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव करेंगे सभी मामलों की सुनवाई और 6 और 7 जून को होगी सभी मामलों की सुनवाई। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने 5 सालों का लगाया है प्रतिबंध। विशेष अदालत सिमी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के मुद्दों का परीक्षण करेगी। तो आज सिमी संगठन से जुड़े मामलों की होगी जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में आज लगेगी सिमी ट्रिब्यूनल की विशेष अदालत जिसमें जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव करेंगे सभी मामलों की सुनवाई। 6 और 7 जून को होगी सभी मामलों की सुनवाई। और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर केंद्र सरकार ने 5 सालों का प्रतिबंध लगाया है। विशेष अदालत सिमी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने के मुद्दों पर अब परीक्षण करेगी। वहीं देखिए T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। इंडिया के T20 वर्ल्ड कप कैंपेन की शानदार शुरुआत हुई है। भारत ने दर्ज की है शानदार जीत। 8 विकेट से इंडिया ने जीता है मैच आयरलैंड के खिलाफ। आयरलैंड के खिलाफ था इंडिया का पहला मुकाबला। 8 विकेट से इंडिया ने जीता ये मैच और पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 96 रन ही बना पाई थी आयरलैंड की टीम। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह बने मैन ऑफ द मैच। बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर्स में 6 रन देकर झटके 2 विकेट। बल्लेबाजी में कप्तान रोहित शर्मा ने भी जड़ी हाफ सेंचुरी। 37 गेंदों में बनाए 52 रन। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए खबर फटाफट मेरी सहयोगी ऋतु सिंह के साथ और जाते जाते देखिए क्या है आपके शहर में मौसम का हाल।